अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद। आपको कह रहे हैं प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट। फ्राइडे इवनिंग आपको हम इस प्रोग्राम में मदू भी करते हैं, खुशामदीद भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप दिल खोल कर कॉमेंट्स भी करेंगे और प्रोग्राम में शिरकत भी करेंगे। आज के प्रोग्राम में शुरका से आपका तारुफ डॉक्टर सदाकत अली हमारे हमरा एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट, उस तरफ से शुरू करें तो हमारे साथ हैं आबना नवाज जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ असद साहब तशरीफ रखते हैं। इस तरफ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शुमाइला बतूल और उनके साथ हैं नदीम नूर सीनियर काउंसलर। आप सबकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज जिस मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं उसको हम अंग्रेजी जुबान में तो कहते हैं को डिपेंडेंस, मगर ये इस्तिलाह क्या है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और हमारा जो एडिक्शन का फील्ड है उसमें इसकी एप्लीकेशन क्या है और इसमें कौन लोग मुब्तला हो जाते हैं? अच्छा, को डिपेंडेंस का मतलब है रोगी हो जाना, यानी किसी के लिए इतना कोशिशें करना कि कोई किसी की ज़िंदगी संवर जाए, बेहतर हो जाए, कोई बीमारी से निकल आए, नशे से निकल आए, बलानोशी से निजात हासिल कर ले, और ये कोशिशें आउट ऑफ द वे जाके करना, जबकि दूसरा उन कोशिशों को सराहे भी नहीं और उन कोशिशों में तावन भी ना करे, तो फिर ये एक दीवार के साथ टक्करे मारने वाली बात है, या वो कहते हैं ना दीवारी गिरिया के सामने खड़े होकर रोने वाली बात है। तो ये जो रोगी हो जाते हैं लोग अपने किसी फैमिली मेम्बर की मोहब्बत में, जो कि नशे की बीमारी या शराब नोशी की बीमारी में मुब्तला होता है, फॉर दैट मैटर किसी भी मुसीबत में मुब्तला होता है, जैसे कि डायबिटीज़ है या फालिज है या कोई ऐसा मर्ज़ है जो प्राइमरी है और क्रॉनिक है और जो ठीक होके नहीं देता और जिसमें नताइज बड़ी तेज़ी से सामने नहीं आते और लोग फरेबी के जाल में भी फंसे होते हैं। तो ऐसे हालात में जो केयर टेकर होता है, यानी जो इर्द गिर्द कोई फैमिली मेम्बर होता है, वो इस तरह कोशिश कर रहा होता है आउट ऑफ द वे कि उसकी अपनी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहा है और अपनी ज़िंदगी के बारे में बिल्कुल लापरवाही इख्तियार कर रहा है। और कुछ लोगों में ये जज्बा ज़्यादा और कुछ लोगों में ये जज्बा कम होता है और लाशऊरी तौर पर लोग एक नेकी के जज्बे के साथ या भलाई के जज्बे के साथ किसी की ज़िंदगी में इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसका कोई भला नहीं होता बल्कि उनका अपना काफ़ी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इसकी जो इंतहाई शक्ल है उसको हम रोगी होना कहते हैं या को डिपेंडेंट होना कहते हैं या इसको शैडो इलनेस भी कहते हैं, जैसे शैडो एडिक्शन है या शैडो अल्कोहलिज्म है। और जैसे किसी की फैमिली में जो जिस्मानी बीमारियां हैं जैसे कैंसर या डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़, तो फैमिली में दीगर लोग बाज़ औक़ात उसकी जो फलाह बहबूद है उसके लिए इस कदर आगे बढ़ते हैं और उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो रंजीदा होता है, आगे से रद्द अमल देता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर ये जज्बा पाया जाता है वो तलाश में रहते हैं बाज़ औक़ात ऐसे लोगों की जो कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते या अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव नहीं होते या वो किसी ना किसी तरीके से उनकी कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती ज़िंदगी में, वो हर वक्त नीडी होते हैं। तो इसको हम को डिपेंडेंस कहते हैं और को डिपेंडेंस भी एक तरह से एडिक्शन है। अच्छा, अब को डिपेंडेंस से एक ख्याल और आता है ज़हन में, जैसे इंटरडिपेंडेंस। अच्छा, इंटरडिपेंडेंस जो होती है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं, तो वो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है। लेकिन को डिपेंडेंस में एक बंदा दूसरे की मदद कर रहा होता है, दूसरा पहले की मदद नहीं कर रहा होता और ना ही मदद को कबूल कर रहा होता है। तो ये एक नेगेटिवली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये पैरासिटिक हो गया। पैरासिटिक भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ऐसे लोग किसी न किसी रिलेशनशिप में होते हैं, जैसे कि फैमिली मेम्बर हैं या दोस्त हैं, बाज़ औक़ात सोशल वर्कर होते हैं जिनको ये चीज़ अंदर से पुश कर रही होती है कि वो अपनी ज़िंदगी को छोड़ के लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा
खिदमत गुजारी कर रहे होते हैं और वो अपनी बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे और दुनिया उनको बड़ी अप्रिशिएट कर रही होती है, और कई लोग तारीफ़ की खातर ये आगे स्पीड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इंसान का ये भी वतीरा है कि जब वो कोई काम करता रहता है, बहुत देर तक करता रहता है, तो बाज़ औक़ात वो उस काम को अंधाधुंध करने लगता है। जैसे कई लोग फिर हाथ धोते हैं तो धोते ही चले जाते हैं, या कई लोग बार बार जो है लॉक चेक करते हैं, या बार बार वो अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर कहीं लिखते हैं तो वो चेक करते हैं, या बैंक अकाउंट में चेक करते हैं, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, यानी वहम और वसवसों की बीमारी। और जब हमें अपनी किसी फैमिली मेम्बर के साथ हम ऐसे रिश्ते में होते हैं जिसमें हम उसकी मदद करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, वो मदद को कबूल भी नहीं कर रहा, उसके हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, और वो जब हमारी नज़रों के सामने नहीं होता तो हमें बड़े वहम होते हैं कि पता नहीं वो खैरियत से हो, या फिर टेलीफोन की जो बेल बजती है तो हमें फ़ौरन मनफी ख्याल आता है उसके बारे में। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, क्योंकि जब हम सेपरेट होते हैं अपने किसी प्यारे से तो एक इनसिक्योरिटी तो होती है। जब बच्चे सुबह घर से जाते हैं तो माँ को इनसिक्योरिटी होती है, रात को वो देर से वापस आते हैं तो वालिद को इनसिक्योरिटी होती है, और लोग जब इनसिक्योरिटी से ऑपरेट करना शुरू होते हैं तो ये रोगी होने के सफ़र की तरफ वो चल पड़ते हैं। कंट्रोलिंग, जैसे आपने कहा कि रोगीपन में कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो कंट्रोल वो किस चीज़ को कर रहे होते हैं? क्या बीमारी को कंट्रोल कर रहे होते हैं या पर्सन को कंट्रोल करना उनका मकसद होता है? पहली बात तो ये है कि वो बीमारी को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, हालांकि वो डॉक्टर नहीं होते। तो बीमारी के बारे में उनका नज़रिया ये होता है कि अगर उनकी राय मशवरे को कबूल कर लिए जाए तो ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, और वो बीमारी को सही मानों में बीमारी नहीं समझ रहे होते, बद आदत समझ रहे होते हैं। जबकि हो सकता है कि उनके अहले खाना में जो भी बीमारी है वो एक हकीकी बीमारी है, जिसके अंदर एक हकीकी फ़िज़िकल पैथोलॉजी है और कुछ साइकोपैथोलॉजी है। तो वो जो एक प्रोसेस किसी बंदे के अंदर चल रहा है बीमारी का, उसको कंट्रोल करना, जैसे आप किसी बंदे की खांसी अगर कंट्रोल करना चाहें या वॉमिटिंग कंट्रोल करना चाहें एज ए फैमिली मेम्बर, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, आपकी हदों के बाहर ये काम है। और बाज़ लोग जो हैं वो इस मामले में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप सही मानों में तलाश करें तो आपको अक्सर घरों में एक डॉक्टर मिल जाएगा जो किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं गया, उसकी दराज में सारी दवाइयाँ होती हैं, और वो अपने फैमिली मेम्बर्स के जिस्मानी मामलात को भी वो जो हैंडल कर रहा होता है जैसे तैसे भी। तो थोड़ी बहुत सुध बुध जो होती है उसके मुताबिक वो एक लो क्वालिटी ट्रीटमेंट दे रहा होता है। तो एडिक्शन अल्कोहलिज्म में ये चीज़ बहुत वाज़ेह होके हमारे सामने आती है कि ऐसे लोग जो कि काउंसलिंग में नहीं होते, जो ट्रेंड नहीं होते, जिन्हें नशे की बीमारी के जिस्मानी पहलू का पता नहीं होता कि नशे की बीमारी भी एक जिस्मानी बीमारी है जिसके असरात नफ्सियात पे पड़ते हैं। यानी ये बीमारी जिस्म में शुरू होती है, जिससे कि नफ्सियात पे बुरा असर पड़ता है, और फिर ताल्लुकात पे बुरा असर पड़ता है, रोज़गार पे बुरा असर पड़ता है, फिर एतबार पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन जो बिगनिंग है, जो न्यूक्लियस है इस बीमारी का, जो नुक्ता आगाज़ है, वो किसी इंसान के जिस्म में होता है, जो नशे की मिकदार को मिसमैनेज करने लगता है, वो बाई प्रोडक्ट्स बनाने लगता है जो जहरीली होती हैं, और वो नशे को तेज़ी से बेअसर करने लगता है, और नशा होने से पहले उतरना शुरू हो जाता है। और जो बंदा नशा करने का आदी है वो ये तो नहीं चाहता कि उसका नशा जल्दी से उतर जाए। कई दफ़ा तो वो एक दूसरे को कहते हैं कि पता नहीं क्या बात है, नशे में बरकत ही नहीं रही। तो इस तरह की वो बातें उनके जहन में आती हैं। डॉक्टर साहब की बात से मुझे एक वाक़या छोटा सा भी याद आ गया, और जो आप बात कर रहे थे कि जो लोग को डिपेंडेंट होते हैं वो असल में तो ये चाहते हैं कि अपने प्यारे की जो किसी मुश्किल में मुब्तला है उसकी मदद कर सकें, और उसकी मदद जो है वो अन्नेवाह या वो करते चले जाते हैं, मगर शायद उनको भी अन्नेवाह से मुझे काफ़ी अच्छी समझ आई है बात। यानी कि बेतहाशा और देखे बगैर अलातूल किस्म की मदद कर रहे होते हैं। मुझे उससे डॉक्टर साहब एक वाक़या याद आ गया, शायद आपने ही शेयर किया था। तो एक साहब थे जिनका ऊँट जो था उसने एक हदवाना, जिसको तरबूज भी कहते हैं, अभी तो सीज़न आने वाला है, थोड़े दिनों तक आएगा, तो वो खा लिया तरबूज।
तो वो ऑब्वियसली परेशान हो गया, भागा एक सियाने के पास गया और उसने कहा जी मेरे जो ऊँट ने वो तरबूज खा लिया। तो उन्होंने कहा तुमने देखा उसकी गर्दन में फंसा हुआ नज़र आ रहा है? उसने कहा हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है। उसने कहा ऐसे करो 2 ईंटें पकड़ो और ज़ोर से मारो तो वो तरबूज जो है वो ठीक हो जाएगा, मामला सुधर जाएगा। वो वापस गया, भागा गया, उसने 2 ईंटें पकड़ी, ऊँट के गर्दन पे जोर से उसने 2 ईंटें मारी, ऊँट मर गया। वो वापस है, उसने कहा मैंने तो तुम्हारे फॉर्मूले पर अमल किया था तो ऊँट मर गया। उसने कहा मैंने भी यही किया था, मेरा भी ऊँट गया था, मगर मैंने तुम्हें बता तो दिया है ना। अच्छा, ये जो नीम हकीम से मशवरा करते हैं तो फिर ख़तरा जान तो होता है, और बहुत दफ़ा जो घरों में अचानक ये मसला सामने आता है कि कोई फैमिली मेम्बर्स में से नशे की बीमारी में मुब्तला हो जाता है और अहले खाना को नहीं पता होता कि इस मौके पे क्या करना होता है। उन्हें पता होता है डायबिटीज़ हो तो क्या करना है, ब्लड प्रेशर हो तो क्या करना है, मलेरिया हो तो क्या करना है। तो नशे की बीमारी के बारे में ज़्यादातर लोगों को कुछ पता नहीं होता कि क्या करने की ज़रूरत है, लिहाजा वो पकड़ दकड़, कंट्रोल और लानत मुलामत और इन चीज़ों के साथ चलने लगते हैं। कभी लालच देते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी धक्के देते हैं। तो इस तरह वो कोशिश करते हैं कि अपने प्यारे की ज़िंदगी में से नशे की बीमारी को दूर कर दें। तो ये इस तरह नहीं होती। ये बीमारी भी एक सही मानों में जिस्मानी बीमारी है। इसमें सारी पैथोलॉजी जिस्म में शुरू होती है और फिर जहन की तरफ ट्रैवल करती है, क्योंकि जब सर्कुलेशन में जहरीले मादे आ जाते हैं तो जहन सही तरीके से काम नहीं करता। ऊट पटांग बंदा बातें करता है, बार बार एक ही बात को दोहराए चले जाता है, उठ के चला भी नहीं जाता क्योंकि सही तरह दिखाई नहीं देता, सही तरह सुनाई नहीं देता, अपने मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता। और जो लोग शराब की बीमारी में होते हैं वो चोटें भी लगवाते रहते हैं, उनके अंदर जज्बाती टर्मोइल भी बहुत होता है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग हथियारों के बड़े शौकीन होते हैं। वो घर में कोई पिस्टल रखते हैं, कभी बीवी से थोड़ा झगड़ा हुआ तो फ़ौरन पिस्टल निकाला और फायर करने शुरू कर दिए। और जब फिर बीवी को कत्ल करते हैं तो बाज़ वक़्त इतने डिस्परेट हो जाते हैं कि वो फौरी बात फिर खुदकुशी कर लेते हैं। और दूसरे लोग हैरान होते हैं कि अच्छा, हमें तो कभी उम्मीद नहीं थी कि ये जो है इस तरह खुदकुशी करेंगे, और लगता है कि ये तो अच्छी भली ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि किसी को तो पता ही नहीं होता कि घर में क्या क़यामतें गुजर रही होती हैं जब नशे की बीमारी होती है। लेकिन कोडिपेंडेंस में एक ये भी लाजमी एक तमन्ना होती है कि दुनिया के सामने हमारा जो इमेज है एक अच्छी फैमिली के तौर पर वो कायम रहे। हालांकि फैमिली डिसफंक्शनल हो चुकी होती है, फैमिली बहुत मानों में लाशऊरी तौर पर एक बड़ी महदूद ज़िंदगी गुजार रही होती है। खुशी गमी लोगों की वो छोड़ चुके होते हैं, वो घरों में मेहमानों को इनवाइट नहीं करते, खुद भी फिर किसी के घर नहीं जाते। तो इन हालात में ये सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अगर आपको शेम महसूस होती है कि एकदम किसी काउंसलर के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं, तो बेशुमार मवाद या एजुकेशनल मटेरियल इंटरनेट पे मौजूद है। आप गूगल पे कोई क्वेश्चन लिखें सादा लफ्ज़ों में, बेहतरीन जवाब आएगा, बल्कि एक जवाब नहीं आएगा, बहुत से जवाब आएंगे। आप देखेंगे ऑथेंटिक जगह कौन सी है, कोई यूनिवर्सिटी या WHO, या आप विलिंग वेज के जो लाइव स्ट्रीमिंग है अगर आप इस पे जाएं तो आपको थोड़ी सी कोशिश के बाद आपके मतलूबा सवालों का जवाब मिल जाएगा। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि कोडिपेंडेंसी में एक कोडिपेंडेंट या प्यार के रोग में मुब्तला शख्स ये चाहता है कि फैमिली का इमेज, मरीज़ का इमेज हर कीमत पर अच्छा दिखाई दे दूसरे लोगों को। ऐसा करते हुए तो उन्हें बहुत सा जतन करना पड़ता होगा, बहुत सी मेहनत करनी पड़ती होगी, बहुत से काम करने पड़ते होंगे। तो वो जो ओरिजिनल काम था एडिक्शन को एड्रेस करने वाला, वो तो इसी भीड़ में कहीं गुम नहीं हो जाता होगा? बिल्कुल गुम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं कि जो इंसान के लिए लिटरली मुमकिन ही नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई सरे शाम शराब पीना शुरू करता है, रात 9, 10, 11 बजे तक वो ड्रंक हो गया है। अब बीवी आके ड्यूटी पे बैठ जाती है बहाने से कि कहीं सिगरेट पीते पीते नशे में धुत होने की वजह से कोई आग ही ना लग जाए। और
जब वो गनुदगी में जाता है तो उसके मुंह से सिगरेट निकालने की कोशिश करना और वो एकदम घुर्रा के तो मना करता है, तो फिर पीछे हट जाना। जब वो हतमी तौर पर सो जाता है तो एहतियात से उसके मुंह से सिगरेट निकालना। और इसमें रात के 3, 4, 5 बज जाते हैं और सुबह 6 बजे फिर उठ के बच्चों को स्कूल भी भेजना है, फिर सारा दिन में घर के कामकाज के ऊपर भी तवज्जो रखनी है, और फिर शाम का डर भी ज़हन में बैठा रहता है कि फिर ऐसे होगा। तो कोडिपेंडेंट्स इतना हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे होते, नॉलेज नहीं उनका होता, और वो इतना हार्ड वर्क कर रहे होते हैं कि जिससे कोई मुस्बत नताइज नहीं निकल रहे होते, लेकिन उनकी जो आनियाँ जानियाँ हैं वो उन्हें तसल्ली दिए रखती हैं कि तुम लापरवाही नहीं कर रहे हो, तुम अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो। और मरीज जो होते हैं उनके अंदर ये एक एलिमेंट होता है कि उन्होंने गारंटेड करना होता है ये पहलू कि उनकी ज़िंदगी में जो नशा है किसी दिन भी रुकने ना पाए। और वो बड़े जहानत से भरपूर लोग होते हैं जो एडिक्ट्स और अल्कोहलिक होते हैं। वो किस तरह अपने नशे को यकीनी बनाते हैं और फिर नशे को मुख्तलिफ जगहों पे छुपा के रखते हैं कि घर वालों के वहम व गुमान में भी ना हो, तो वो ऐसी जगहों पे नशे को छुपा के रखते हैं। और ये जो जहानत है जिसके बारे में लोग बहुत प्राइड रखते हैं, ये जहानत कोई गुड न्यूज़ नहीं होती। ये जहानत जो है ये कहती है कि आप मुसीबत में फंस जाओ बेधड़क और मैं आपको निकालूंगी। और लोग अपनी जहानत की वजह से मुसीबत में फंसते रहते हैं और फिर अपने आप को मुसीबत से निकालते रहते हैं। लेकिन जो अक्ल वाला बंदा होता है वो मुसीबत में फंसता ही नहीं। लेकिन जहानत वैसे डिस्पोजेबल होती है, अक्ल जो है वो आप एक बाशऊर तरीके से बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके एक्सक्यूजेज होते हैं, जो बहाने होते हैं, जो गलत काम करने के सारे हरबे होते हैं, वो आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा करेंगे तो आगे वो नहीं चलेगा क्योंकि वो डिस्पोजेबल होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये जो हमारे मुआशरे में जहानत के बारे में लोग बड़ा प्राइड फील करते हैं, ये एक्चुअली ख़तरे की घंटी है कि अगर किसी बच्चे में आपको बहुत ज़्यादा जहानत नज़र आती है तो फिर आपको उसकी लुक आफ्टर भी उसी दर्जे की करनी होगी। फिर जहानत के साथ ये लाजिम है कि उस बच्चे को आप 12-13 साल की उम्र से पहले एग्जेक्टिव स्किल्स या लाइफ स्किल्स सिखा दें, ताकि वो जो अनफेयर मीन्स हैं या ये जो वक्ती हरबे होते हैं जिसे हम कहते हैं कि गुजारा मुजारा करने के लिए जो काम हम करते हैं और हम कहते हैं कि चंद दिन के लिए ही हम ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम असली तरीकों पे आ जाएंगे। ये ज़रा आज मुझे एयरपोर्ट जल्दी पहुंचना है तो मैं लाल बत्ती काट देता हूँ, लेकिन वैसे मैं आइंदा नहीं काटूंगा। लेकिन फिर वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा जब कोई काम करते हैं तो फिर वो एक आदत बन जाती है। तो जो जुगाड़ होते हैं ना लोगों की ज़िंदगी में, यही आगे जाके नहायत मासूमियत से उनको घेर लेते हैं और वो एक एडिक्शन की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर अहले खाना में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा और कुछ लोग कम मुतासर होते हैं। जैसे कोडिपेंडेंसी के बारे में हम कहते हैं कि 1 to 10 के स्केल पे आपको मुख्तलिफ जगह लोग खड़े नज़र आएंगे। और फिर हर बंदा जो केयरिंग होता है वो कोडिपेंडेंट नहीं होता। हम लोगों का जज्बा होता है दूसरों की परवाह करने का, और होनी चाहिए। और हमारा ये भी जज्बा होता है कि दूसरे हमारी परवाह भी करें। हम मोहब्बत करते भी हैं, हम चाहते हैं कि हम चाहे भी जाएं। लेकिन जैसे हर चीज़ में एक इत्तेदाल का पहलू है, तो इसमें भी एक इत्तेदाल का पहलू है कि कहाँ आप बारीक सी लाइन खींचेंगे कि जिसके इस तरफ तो आप एक केयरिंग इंसान है, लेकिन जब आप क्रॉस कर जाते हैं उस लाइन को और अपनी हद से दूसरे की हद में चले जाते हैं और उलझ जाते हैं, इसको हम एनमेशमेंट कहते हैं। जैसे कि हम किसी की ज़िंदगी में ज़ोर ज़बरदस्ती से दखल देने लगते हैं। जैसे माँ बाप औलाद की तालीमो तरबियत के मामलात में बाज़ औक़ात स्किल्स से नहीं काम लेते, ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये हमारा बच्चा है, हम इसके सोल प्रोप्राइटर हैं। और बच्चा नहीं पढ़ना चाहता या कोई ख़ास सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता या यहाँ शादी नहीं करना चाहता या वहाँ शादी नहीं करना चाहता, और हम उससे डिस्कस करने की बजाय ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। उसे इंस्पायर करने की बजाय या मोटिवेट करने की बजाय हम उसे लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं। हम उसे
एक तरह से लानत मुलामत भी करते हैं और फिर एहसान जताने लगते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि जो दोषी मर गए तो तू रोलेगा। उनके बारे में बहुत ऐसी पेशीन गोइयाँ करना शुरू हो जाते हैं जो कि उन्हें बुरी लगती है। तो ये सिर्फ रिलेशनशिप ख़राब करने का नुस्खा है। अगर हमें लगता है कि हमारे किसी फैमिली मेम्बर को अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है या किसी बीमारी से निकलने की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें नॉलेज हासिल करना होगा कि उस बीमारी में किसी की मदद करते कैसे, ख़ास तौर पर उस बंदे की मदद कैसे करते हैं कि जो बंदा मदद नहीं चाहता। खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। तो बाज़ वक़्त हम अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहते हैं कि जब वो मुसीबत में फंसता है, जब उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और हम एकदम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, जब वो पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है तो हम अपने लिंक्स इस्तेमाल करते हुए उसको छुड़ाते हैं। और यही वो वक्त होता है थोड़ा दूर रहने का जिसमें वो क्राई फॉर हेल्प करे कि मेरी मदद करें, और आप मदद करते हैं सिर्फ इलाज में, आप उसकी दीगर मामलात में मदद नहीं करते। और ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो कि मरीज़ों की ज़िंदगी में निकलती ही रहती है, तो ये खिड़की में से मरीज़ चांद सा मुकड़ा दिखाता है तो फिर जल्दी वो बंद भी कर लेता है खिड़की। तो इससे पहले कि वो दोबारा अपनी खुद फरेबी में पनाह ले ले, आप पहले से काउंसलिंग के स्ट्रक्चर में होते हैं। इलाज का मतलब ये नहीं कि आज आप बहुत तंग हुए हैं, घर में बहुत क्राइसिस हुआ है, कल जाके आप मरीज़ को ज़बरदस्ती दाखिल करा दें और फिर अच्छे नताइज की तवक्को रखें। इलाज का पहलू ये होता है कि आपको जब पता चलता है कि आपके फैमिली में कोई नशे का मरीज़ है या शराब का मरीज़ है, तो आप काउंसलिंग के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। आप गूगल पे जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप डिस्कस करते हैं, आप काउंसलर से मिलते हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता एक लर्निंग के प्रोसेस में से गुजरते हैं और पेशेंट से अपने शॉर्ट इंटरेक्शंस को तमीरी बनाते हैं। आप मिन्नतें नहीं करते, आप धमकियां भी नहीं देते, आप उसके साथ जो है ताने और तशनीह भी नहीं करते, आप उसकी बेइज्जती नहीं करते। ये बिल्कुल भूल जाएं कि बेइज्जती से किसी की इस्लाह हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत मुश्किल है फैमिली के लिए इन सारी चीज़ों को ना करना, बिकॉज कोडिपेंडेंस ही रीज़न सम टाइम बन जाते हैं कि वो रिजल्ट्स नहीं जनरेट हो पा रहे होते हैं। यानी अपने लव्ड वन को जब वो ट्रीटमेंट में ले भी आते हैं, तो अगर उनकी कोडिपेंडेंस हील नहीं होती और वो अपने ऊपर काम नहीं स्टार्ट करते, तो वो अपने लव्ड वन की भी हेल्प नहीं कर सकते। दे बिकम यूज टू इट, ताने देना, मिन्नतें करना। उसकी वजह यह है ना कि हम लोग इमोशनली लिटरेट नहीं होते। बिल्कुल, वेरी राइट। यानी हम अब हज़ारों साल से इंसान इस दुनिया में गुजर बसर कर रहा है और पिछले 10,000 साल से कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है और पिछले 100 साल में तो बहुत ही बेहतरी आई है, खुसूसन पिछले 30 साल में। और ये अभी पिछले 10-15 साल की बात है कि हमने इमोशंस को काबिले ज़िक्र समझा। अगर आप 1970 में किसी लाइब्रेरी में जाते तो वहाँ इमोशंस के नाम पे आपको कोई किताब ना मिलती। और ये रिसेंटली हुआ है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इमोशनल लिटरेसी की बात हो रही है, इमोशनल कोशेंट की बात हो रही है। पहले तो लोग इसी पे बड़ा फख्र करते थे कि हम इंटेलिजेंट बहुत हैं, हमारा आईक्यू बहुत ऊंचा है। अभी पिछले दिनों मैं खबर सुन रहा था कि एक बच्चे का आईक्यू आइंस्टाइन से भी ज़्यादा निकला है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि उसके वालिदैन को इतला दूं कि ज़रा इसको थोड़ा सा। और ये जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट नज़र आते हैं, मैं अगेन कहूँगा कि इसमें खुश होने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये जो पक्के पीठे और पाडे बच्चे होते हैं आपने ये टर्में कभी सुनी? क्या क्या मतलब समझते यार? पक्के पीठे और पाडे, बड़ी बड़ी बातें करना, उम्र से ज्यादा बड़ी, क्रोनोलॉजिकल एज से जरा ज्यादा, यानी उनकी मेंटल एज जरा ज्यादा होती है, पक्की बातें उनकी। तो हम उनकी ये बातें दूसरों को बताते हैं जिससे वो इनकरेज होते हैं, फिर वो और इस तरह के रवैये अपनाते हैं। नहीं, जो ग्रोथ है
वो देखिए जो नॉर्मेल्सी है ग्रोथ के अंदर वही बेहतर है। और इस बात पे प्राइड लेना वालिदैन के लिए कि भी बच्चा हमारा बड़ा ज़हीन है, इसकी बजाय इस बात पे वो प्राइड ले सकते हैं कि खुद वो कितने अकल वाले हैं। यानी अपने आप को खो देना किसी भी वालिदैन के लिए या किसी भी बालिग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हर बालिग ने आने वाली नस्लों की तरबियत करनी होती है। और बच्चों को हम जब उनके साथ तबादला ख्यालात करते हैं तो संजीदगी से तबादला ख्याल करना चाहिए। उनको छोटा सा बच्चा समझ के स्नब नहीं करना चाहिए, उनके साथ तबादले ख्यालात करना चाहिए। लेकिन ये जो पक्की पीठी बातें हैं ये जो बच्चे करते हैं जिससे वालिदैन बड़े खुश होते हैं और मेहमानों के आने पे कहते हैं आ जाओ भी परफॉर्म करो, तो ये इसका नहीं कोई फ़ायदा। ना ही स्ट्रेट एज लेने का कोई फ़ायदा होता है कि जी मेरा बच्चा अव्वल आएगा तो बात बनेगी। खुसूसन स्कूलों में जाके तो हेडमिस्ट्रेस से माएँ लड़ रही होती हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप एक्सीलेंस दिखाएं, आप स्ट्रेट एज ले लें, 5 एज ले लें या 7 एज ले लें तो आपके मुस्तकबिल के साथ इसका कोई नफ़ा नुकसान अटैच नहीं है। रादर जो लोग स्लो बिगिनर्स होते हैं पर वो सफ़र अपना सही डायरेक्शन में जारी रखते हैं, उनके मुस्तकबिल को ज़्यादा ताबनाक देखा गया है, क्योंकि वो अपनी एनर्जीज़ को कबल अज़ वक्त फायर नहीं कर देते। वो अपनी एनर्जीज़ को कंजर्व करके चल रहे होते हैं, वो अपनी एनर्जीज़ को बचा के चल रहे होते हैं, और वो समझ बूझ भी एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। जो ज़्यादा रिलायबल चीज़ है वो विजडम की तरफ जा रहे होते हैं, वो दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठा रहे होते हैं, क्योंकि दूसरों के तजर्बात किताबों में समोए होते हैं या अब इंटरनेट पे मौजूद होते हैं, या दूसरों के तजर्बात रोज़ाना आप टेलीविज़न पे ख़बरों की शक्ल में देखते हैं। सर स्ट्रेट एज लेने का तो एक जुनून सा पेरेंट्स में देखने को मिलता है। हम यहाँ पर जिन पेरेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं और वो खुद इमोशनली अटैच हो जाते हैं बच्चों के रिजल्ट्स के साथ। वो बच्चों के नातमा कंधों पे ऐसा बोझ डाल देते हैं जो उन्हें अपने कंधों पे डालना चाहिए। वो भी दुनिया से गए नहीं है, वो भी बिल्कुल दुनिया में है। अगर उनको ज़्यादा शौक है कोई कारनामे करने का तो खुद करें, बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, बच्चों के सामने खूबसूरत ज़िंदगी गुजारें। खुद मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं, बच्चा स्ट्रेट ले तो ऐसे हालात में बच्चों के जहन में कोई अच्छा तासुर नहीं बैठता। जब बड़े अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो फिर बच्चे बहुत जल्द ये बात कहने लगते हैं कि तानू की पता है। और बच्चों के साथ रिलेशन को एंजॉय भी नहीं करते पेरेंट्स, यानी वो सारी बातचीत जो है या तो ये तुमने नहीं किया, तुम्हें ये करना चाहिए, यानी वो जो एक रिलेशन को एंजॉय करने का एक तो 98% से 96% आ जाए ना तो बच्चे की शामत आ जाती है। सर तसादुम से याद आया कि नशे के मरीज़ के घर में भी यही हालात होते हैं कि नशे का मर्ज मरीज़ को मजबूर करता है कि वो हर कीमत पर नशे का अहतमाम करे। पूरा माशरा, घर वाले, ख़ास तौर पे को डिपेंडेंट जो कि कभी वाइफ भी होती हैं, इसका अहतमाम करते हैं कि किसी तरह उसकी नशे तक पहुंचना हो या नशे की उस तक पहुंचना हो। ऐसा करते करते उनके दरमियान चपकलिश से लेकर शदीद लड़ाई तक की कैफियत देखने में आती है। हाथापाई, सख्त ज़ुबान, हाथ उठाना। तो बच्चे भी ऐसे घरों में मुख्तलिफ रोल्स में अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे अगर 2-3 बच्चे हैं तो कोई एक बच्चा स्ट्रेट एज लेके इस बात की कमी को मेकअप करने की कोशिश करता है कि ये जो मेरे घर में कमी है तो मैं इसे अपने स्ट्रेट एज के ज़रिए ऑन एन अनकॉन्शियस लेवल करता है। कोई बच्चा पैसिफायर बन जाता है, जैसे माँ को पिटाई होने वाली है तो वो माँ को लेके कमरे में चला गया है, घुस गया है, उसने दरवाजे के आगे रख दी है कुर्सी या और मामलात। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी एडिक्ट या किसी घराने में जो एडिक्शन है उसमें खराबी सिर्फ एडिक्शन से नहीं, को डिपेंडेंस से भी आ रही होती है, जन्म ले रही है। को डिपेंडेंस एक बहुत ही न्यूअर कॉन्सेप्ट है जिसे थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि अहले खाना का या अहले खाना में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप अपने प्यारे से ऐसा बन जाता है कि
वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। मसलन मरीज डिपेंड करता है कि जब मैं नशा करके मुसीबतों में गिरूंगा तो ये मुझे बचाएंगे, क्योंकि वो ऐसे हालात बना देता है कि वो बचाते हैं और मुश्किलात में से उसको निकालते हैं। तो मरीज डिपेंड करता है अपने नशे की कंटिन्यूटी के लिए अपने घर वालों को। अच्छा, अब घर वाले भी एडिक्टेड टू पेशेंट हैं और उनकी नीड टू बी नीडेड जो है जी, वो ये महसूस करते हैं कि अगर इसे हमारी ज़रूरत है तो फिर हम अनमोल हैं, फिर हम कीमती हैं, और अगर इसे हमारी ज़रूरत नहीं तो फिर हमारा मसरफ क्या है, फिर तो हम बिल्कुल बेकीमत है, हमारी कोई कदर व कीमत नहीं है। सो अहले खाना में से जो कोडिपेंडेंट बनता है, मरीज कॉन्स्टेंटली उसकी ये ज़रूरत पूरी कर रहा होता है कि देखो मेरी वजह से ये तुम्हारी सारी कदर व कीमत है, मैं जो कुछ करता हूँ उसके नतीजे में तुम्हें जो परफॉर्म करने का मौका मिलता है और तुम्हारी जो वाहवा होती है और तुम्हारे दिल में होता है कि मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैं शहीद वफा हूँ, तो ये जो मैं तुम्हें फीलिंग देता हूँ ना, ये गुड फीलिंग कि तुम बहुत ज़बरदस्त इंसान हो, जब मैं पुलिस में फंसता हूँ तो मुझे छुड़ाते हो, जब कोई कर्जा लेने वाला आता है दरवाजे पे तो तुम उससे डील करते हो और उसको कुछ दे दिला के रफा दफा करते हो मामला। तो ये जो मैंने तुम्हें जो एक ज़बरदस्त मकाम बख्शा हुआ है ना, ऊंचे सिंहासन पर जो मैंने तुम्हें ऊंचे सिंहासन पे जो बिठाया हुआ है, तो ये जो ज़रूरत है, इसीलिए जो बीवियां हैं अल्कोहलिक्स की, वो लोगों से दुखड़े भी बयान करती हैं, फिर ये भी बताती हैं कि वो किस कदर ज़बरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रही हैं और रोती भी हैं और परेशान भी होती हैं। और जब कोई सहेली कहती है कि तो फिर उसे छोड़ क्यों नहीं देती, तो वो कहती हैं कि छोड़ कैसे दूँ, मर जाएगा ना, फिर मेरे बगैर गुजारा कैसे होगा। वो कहते अच्छा फिर करो गुजारा। कहती गुजारा भी नहीं ना होता, हर वक्त परेशानी होती है, हर वक्त गाली गलौच होती है, हर वक्त बेइज्जती होती है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ वो छोड़ दो। कहती छोड़ भी नहीं सकती कि बच्चे हैं, बच्चों का क्या बनेगा। कहते चलो फिर रहो, फिर बच्चों के साथ रहो। कहती रह भी नहीं सकती, बच्चों को भी परेशानी है, फलानी भी है, फलानी भी है। तो कहते फिर छोड़ क्यों नहीं देते। कहती है खर्चा कहाँ से पूरा होगा। तो उसके पास देयर आर मैनी रीजंस कि वो रहे और साथ ये भी रीजन है कि वो चले जाए। तो एक ऐसा बंदा जिसे जाए मानदन न पाए रफ्तन की कैफियत में आप देखते हैं तो वो कितने की तकलीफ में होगा, और वो कभी इलाज में नहीं आता। वो अपने मरीज के नशे के बारे में ही सारे इकदाम कर रहा होता है। और जब हम उसे कहते हैं कि देखिए जब आपके मरीज का इलाज होगा तो आपको भी काउंसलिंग में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप रोगी हो गए हैं और उसका कोई अलग से मुआवजा नहीं होगा। हम अपने मरीज की बेहतरी के लिए आपके अंदर कुछ तब्दीलियां लाना चाहेंगे ताकि आइंदा हमारा मरीज एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। कहते मैनू छो बस डॉक्टर साहब किसी तरह इस मरीज को ठीक कर दो। तो हम कहते हैं कि नहीं, आपको अपनी डायबिटीज़ पे तवज्जो देनी होगी, अपने ब्लड प्रेशर पे तवज्जो देनी होगी, अपने वेट मैनेजमेंट पे तवज्जो देनी होगी। और जब आप ये चीज़ों पे तवज्जो देने लगोगे और प्रोग्रेस होने लगेगी तो आपके मरीज की प्रोग्रेस होने लगेगी। और जब आप अपने तौर पर ब्लड प्रेशर, शुगर और वज़न को पूरा काबू में कर लेंगे, उस दिन आप देखेंगे कि आपका मरीज भी ठीक हो गया। कहते ये अजीब लॉजिक है, ऐसी तो ऐसा मरीज का इलाज कराते तुम साढ़े पीछे पै गए हो। तो आम तौर पर जो रोगी है वो भी डिनाइल में होता है। जैसे पेशेंट डिनाइल में होता है, रोगी भी डिनाइल में होता है। पेशेंट अपने नशे के पीछे भागता है, रोगी अपने मरीज के पीछे भागता है। और ये एक ऐसा लव हेट रिलेशनशिप बन जाता है। और जो इंसान की एडिक्शन है वो सबसे जालिम एडिक्शन है। देखिए कोई नशा, कोई ड्रग, कोई शराब आपको आवाज़ें दे दे के नहीं कहती कि आओ मेरे साथ रिश्ता बनाओ, लेकिन इंसान आवाज़ें दे दे के कह रहा होता है कि आओ मेरे साथ इंटरेक्ट करो। सो इंसान के साथ जो एडिक्शन है ये सबसे गहरी एडिक्शन है। इवन खाना पीने की भी खुशबुएं आती हैं, लेकिन आवाज़ कोई पराठा आपको नहीं देता कि आगे बढ़ो और मुझे ज़रूर खा लो, तुम्हारी मेहरबानी। लेकिन इंसान जो है ये एक डबल जेपर्टी की एडिक्शन है। यानी ये सब एडिक्शन से जो बुरी एडिक्शन है वो इंसानों की एडिक्शन है। और इंसानों के हाथों सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि ये कोई एडिक्शन का मामला है।
और अगर हम थोड़ा बहुत समझ लें, अपनी बाउंड्रीज़ को समझें, कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा करें और अपनी हदों के अंदर रहें और दूसरे को उसकी हदों के अंदर रखते हुए उसके साथ एक अच्छा माकूल रिश्ता बनाएं, तो इंसानों की एडिक्शन जो सबसे कॉमन एडिक्शन है, जो हर घर में पाई जाती है, जो हर मुआशरे में पाई जाती है, क्योंकि ये जो लेस फंक्शनल का जो रिश्ता बन जाता है मोर फंक्शनल के साथ, ये बड़ा कोई नेचुरल सा जुगाड़ है। अब देखिए, मुल्कों का मुल्कों के साथ रिश्ता होता है, दुनिया के हर मुल्क का इथोपिया के साथ रिश्ता है। भाई आखिर दुनिया के सारे मुल्कों को कैसे ये ख्याल आता है कि वो सब छोड़ छाड़ के अफ्रीका के ममालिक में कोई काम करें? तो अल्लाह की ख़ास हिकमत अमली से ऐसा है, यूनाइटेड नेशंस काम करती है, जिन मुल्कों में अनरेस्ट है उन मुल्कों के बारे में जो मॉडर्न मुल्क हैं वो मुतवज्जो होते हैं, जहाँ तालीम आला है वो अपनी तालीम की भी पेशकश करते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है इंसानों का इंसानों के लिए बेहतर काम करना, पर इस दौरान अपना बेड़ा गर्क करना ये कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। मेरी बार बार नज़र आपकी उंगली की तरफ जा रही है, तो ये क्या हुआ हादसा? सर ये कोई अंपायर की उंगली तो नहीं है? नहीं सर, ये एक स्पीडी मोटर बाइकर ने, अच्छा, मुझे, मैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने गया 3 दिन पहले, तो वहाँ पर मुझे वो मारते हुए लहराते हुए चले गए और उस वक्त तो मुझे महसूस नहीं हुई इसकी कोई तकलीफ़, लेकिन 3-4 घंटे में जब स्वेलिंग और ब्लू और पेन के साथ ये मामला हुआ और मैं डॉक्टर के पास गया तो मुझे पता लगा कि ये फ्रैक्चर है और ये 4 to 6 वीक्स में अब ठीक हो जाएगी। सर एक जो हुआ करता था, एक यहाँ पे स्टेडियम एक में एक टेंट पैगिंग उसको कहा करते थे, जिसमें एक घुड़सवार जो है वो दौड़ता हुआ आता था और एक चीज़ जो है रखी होती थी कहीं फर्श पे, तो उसको ऐसे करके पिक करता था। तो मुझे लगता है जो मोटर बाइक चला रहे थे उनको इनकी उंगली में ऐसी चीज़ उन्होंने आके इस पर टकरा दी। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं। हम को डिपेंडेंस की बात कर रहे थे, हम रोग की बात कर रहे थे और यहाँ पे ही सिलसिला जो है आगे बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कितनी हंसी खुशियों भरी प्यारी थी जिंदगी, बीते वो लम्हे थे दिलकश सभी, अपने पराए हुए गम दिए, बुझने लगे ख्वाहिशों के जलते दिए। ये धुआं खा गया मेरी रूह को, मेरे चैन को। ये धुआं खा गया मेरी रूह को, मेरे चैन को, मेरी रूह को, मेरे चैन को। रास्ता उम्मीद का मुझे दिखा ऐ खुदा, कहाँ फना मेरी अना, मर गया ढूंढता आसमां भी रो रहा।
ये धुआं खा गया मेरी रूह को, मेरे चैन को, मेरी रूह को, मेरे चैन को। देख जरा दिल की तड़प सुन मेरी दुआ, मैं ढूंढ रहा जीने की वजह। बेबसी की आग है, सिसकियों का राग है, रास्ते जो है चुने अंधेरों में आ खड़े। नफरतें वहशतें हम सफर है सदा, सांस भी कैद है, मौत भी है खफा। ये धुआं खा गया या मौला तेरा शुक्रिया, या रब्बा तेरा शुक्रिया। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे को डिपेंडेंस की, और बात यहाँ तक पहुँची थी कि को डिपेंडेंसी वो चीज़ है जो कि इश्तहा देती है और किसी को एडिक्शन में रखने में मददगार साबित होती है। डॉक्टर साहब, बाकायदा क्या को डिपेंडेंस को हम सेलिब्रेट करते हैं या किस तरह से? अनकॉन्शियसली जो लोग को डिपेंडेंट होते हैं उन्हें लगता है कि वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। काम हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे ज़्यादा लेना देना नहीं। वो तसव्वुर करते हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और ये भी वो तसव्वुर करते हैं कि अगर वो ऐसा ना करते तो बड़ी बर्बादी आती। इवन आप अगर गिरदोपेश में निगाह डालें तो एक का फ़र्ज दूसरा उठा रहा है, दूसरे का फ़र्ज तीसरा उठा रहा है, और कभी ना कोई हमें बड़े ओहदों पे भी को डिपेंडेंट लोग नज़र आते हैं जो हर मसले को खुद संवारना चाहते हैं। वो हर मसले में हिस्सा डालना शुरू कर देते हैं। यानी आप यूँ समझे कि वो लाइफ को ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई फुटबॉल की गेम है, और अगर फुटबॉल आपके पाँव में आ गया है तो आपने उसे ठोकरे मारते मारते गोल खुद ही करना है और किसी से मदद का लेन देन या पास नहीं करना। तो वो कोई भी डिपार्टमेंट हो ज़िंदगी का, उसमें कोई ख़राबी देखते हैं तो वो अगर उनका बस चलता है तो वो कूद पड़ते हैं उसमें, और फिर वो कोई इस असना में कोई और किसी जगह ख़राबी नज़र आती है तो वो पहले छोड़ के दूसरे के पीछे भागते हैं, फिर दूसरे से तीसरे के पीछे, फिर पहला याद आ जाता है तो पलट के उस पर आते हैं। तो अगर आप देखें तो घरों में माँ बाप बाज़ औक़ात इस किस्म का
किरदार अंजाम दे रहे होते हैं, जिसमें कि कभी एक बच्चे के बारे में, कभी दूसरे बच्चे के बारे में, कभी तीसरे बच्चे के बारे में। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन सा होता है कि केयरिंग में और कोडिपेंडेंस में फ़र्क को, जो हद फासिल है, उसको देखना चाहिए। पहली बात यह है कि अगर आप केयरिंग इंसान है तो फिर आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो कामयाब होनी चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी बहुत खज्जल ख्वार है तो फिर आप समझ लें कि आप दूसरों के काम धंधे में अगर लगे हुए हैं तो हासिल वसूल कुछ भी नहीं होगा। कोडिपेंडेंस में आप यूँ समझें कि जितने ये काम धंधे हैं उल्टे, नशेई काम धंधे, जैसे शराब की बीमारी, नशे की बीमारी और जुआ खेलने वाले लोग, इनके ज़िंदगी में फिर खुद ब खुद इर्द गिर्द जो है रोगी किस्म के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जो भी नशेई रवैयों के हामिल लोग होते हैं, चाहे वो ओवर ईटिंग का ही शिकार क्यों ना हो, क्योंकि वो भी एक नशा है, या अगर उनकी ज़िंदगी में कोई वीडियो गेम्स का मसला है, या वो काउच पोटैटो बन के हर वक्त टीवी देखते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते, तो फिर उनको अपनी ज़िंदगी के अशगाल जारी रखने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत पेश आती है। आपने देखा कभी किसी ज़माने में लोग दुल्हनों को ब्याहने जाते थे तो वो डोली में बैठ के दुल्हन आते। जी, आपने कभी डोली वगैरह? जी, मैंने वो यस्सु पंजू हार कबूतर डोली वाला भी देखा है, और वैसे जो दूसरी डोली होती है जिसपे कहार जो दुल्हन को उठा के लाते थे, और वो बाकायदा ये एक ट्रेडिशन अभी भी शायद कुछ इलाकों में होती हो। अब तो खैर दुल्हनें ज़रा दुबली पतली होती हैं, तो पहले दुल्हनें ज़रा तगड़ी होती थी तो उसके लिए 4-6 लोगों की ज़रूरत होती थी और उन्हें कहार कहा जाता था। तो आप यूँ समझें कि दुल्हन की जगह आप देखें कि कोई एडिक्ट है या अल्कोहलिक है जो शराब पीता है और वो डोली में बैठा हुआ है, और कुछ लोग हैं जो उसकी डोली को उठा के चल रहे हैं, उसके इस काम धंधे को चलाए रख रहे हैं, और पीछे वाजे वाले हैं जो इतना शोर गोगा कर रहे हैं कि कोई कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती और कुछ समझ में नहीं आता। तो हर मरीज़ की ज़िंदगी में ये मंज़र आप देख सकते हैं कि वो एक कंफर्टेबली डोली में बैठा हुआ है और वो जाम तैयार कर रहा है और पी रहा है, और उसके आगे पीछे उसके फैमिली मेम्बर हैं जो उसकी डोली उठा के चल रहे हैं, और पीछे फिर वाजे वाले हैं जो ये सारा मंजर होता है। व्हाट इफ अगर वो ये डोली को कहार ज़मीन पे रख तो फिर तो सफ़र जो है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो मरीज का ये तासुर है कि मेरी ज़िंदगी आगे चल रही है, वो तो फौरी तौर पे चिकनाचूर हो जाएगा और उसे अपनी ज़िंदगी वाकई पहली दफ़ा स्टैंड स्टिल होते हुए महसूस होगी, और वो अपनी ज़िंदगी के स्टैंड स्टिल होने को अपनी नशे की इल्लत के साथ कनेक्ट करके भी देखना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वो डोली उसी तरह, यानी उसकी ज़िंदगी को उसी तरह लोगों ने अपने कंधों पे उठाए रखा, तो लोग उसे बातें भी करते रहेंगे, समझाते भी रहेंगे, लेकिन उसे ये तासुर भी मिलता रहेगा कि ज़िंदगी तो ठीक है, वैसे ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, ये हमदर्दी के जज्बे के तहत इंसान करते हैं लोगों के लिए ये मेहनत के उनकी ज़िंदगी को चलाए रखना, उनको हर मंडे तक क्लीन स्लेट देना, कि उनका ख्याल होता है कि अगर इनको क्लीन स्लेट देंगे तो आगे ये मामलात को चलाना शुरू कर देंगे। लिहाजा दफातर में भी ऐसे लोग जो कि एडिक्ट होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं और बड़ी सेंसिटिव पोस्ट पे होते हैं। मैंने बैंकों के वाइस प्रेसिडेंट्स को देखा है, उनका इलाज किया है, जो कि नशे की बीमारी में मुब्तला थे, और उनके अफसरान बाला जो है उनकी मदद करते थे उनकी नौकरी को बरकरार रखने में, और ऐसे इक़दामात करते थे कि उनको कोई तकलीफ भी ना लगे। मैंने जुडिशरी में देखा है कि जो बड़े बड़े डिप्टी अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल या इस लेवल के जो लोग हैं जिनको हर वक्त बहुत ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त होने की ज़रूरत होती है और अलर्ट होने की ज़रूरत है, उनको मैंने अल्कोहलिज़म की बीमारी में मुब्तला देखा है और उनके जॉब को कोई ख़तरा लाहक नहीं होता। मैंने फ़ॉरेन ऑफिस में लोगों को देखा है, बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात करते देखा है। मैंने टीवी पे एंकर पर्सन्स को ऐसे लोगों से तज्ज़िये लेते देखा है जो कि अपने नशे के अंदर धुत हो के अपनी कीमती राय से कौम को सरफराज फरमा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात तो मैंने प्रोग्रामों में देखा है कि लोग
एक चाय का कप लेके बैठे होते हैं जो एक एक घंटा प्रोग्राम चलता रहता है, वो चाय खत्म नहीं होती। तो उसके अंदर चाय ही होती है। अब ये मुझे नहीं मालूम, मैं ऐसे कुछ गुमानी में हूँ कि वो चाय ज़्यादा पीते हैं। अच्छा। लेकिन ज़बान उनकी लड़खड़ा रही होती है, मुंह से उनके बड़ी सख्त सुस्त बातें निकल रही होती हैं। अपने अलावा उनको दुनिया का हर फर्द नकम्मा और बुरा और अंडर परफॉर्मर नज़र आता है। सो हमारे मुल्कों में सरबराह ऐसे रहे जो नशे में धुत थे और किसी और मुल्क में जाके वो जब विज़िट करने गए तो जहाज़ लैंड हुआ तो वो इस हालत में नहीं थे कि सीढ़ियाँ उतर के वो जहाज़ से नीचे आ सकते और घंटों इंतज़ार करना पड़ा। PIA के ऐसे बहुत से पायलट्स हैं जिनकी वजह से जो फ़्लाइटें हैं वो लेट हो जाती हैं कि वो कनाडा फ़्लाइट लेके गए हैं और अगले 2-3 दिन ड्रिंकिंग कर रहे हैं और जब वापस फ़्लाइट की बारी आई तो वो कमरे का दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। सो सियासतदान हैं, जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, न्यूरोसर्जन हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी हसास नौयत के काम करने वाले लोग हैं। अल्कोहलिज्म उनको भी डिस्टर्ब करता है क्योंकि जो बंदा शराब पिएगा 10% इम्कान है कि उसके जिस्म में ऐसी खराबियां पैदा हो जाएंगी कि वो अल्कोहलिक हो जाएगा, उसकी मत मारी जाएगी, उसकी इज़्ज़त ख़तरे में पड़ जाएगी। बहुत से बड़े बड़े शायर ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने आखिरी उम्र बड़ी ख़राब गुजारी और वो नशे की बीमारी में धुत होके ज़िंदगी गुजारते रहे और नए अशार भी उन पर नाज़िल होना बंद हो गए। सो मैं बड़ी इल्तिजा से ये बात करता हूँ कि हम सब को ये देख लेना चाहिए कि नशे की बीमारी या शराब की बीमारी के साथ कोई मुस्तकबिल नहीं है। कोई तालिब इल्म है तो उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। अगर कोई ब्यूरोक्रेट है तो वो तनज़ली की तरफ चला जाएगा। वो जो ग्रेड 21 वाला है वो चंद दिनों में आपको नीचे लुढ़कता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये बीमारी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, ये सबको बर्बाद करती है। बीमारियां वैसे भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बिजनेसमैन हो या बेरोज़गार हो। अगर शराब की बीमारी या नशे की बीमारी में मुब्तला होगा तो उसकी शख्सियत डिस्क्राइबेबल होगी और वो साथ अपने घर के दीगर अफराद को भी बहुत बुरी तरह मुतासर करता है। उनको ऐसा लगता है जैसे वो किसी ज़लज़ले की पट्टी में रह रहे हैं। वो जैसे आप फरमा रहे थे कि बच्चे उस घर में जो है डिफरेंट रोल ले लेते हैं, कोई हंसाने का काम अपने ज़िम्मे ले लेता है, कोई अपनी परफॉर्मेंस से अपने घर की डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश करता है, कोई ऐसे जाहिर करता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। ज़्यादातर घरों में लोग जो हैं वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं और प्रिटेंड करने लगते हैं कि उनको नहीं पता कि उनके घर में उनका छोटा भाई या बड़ा भाई शराब की बीमारी में मुब्तला है। फिर लोग इसका अजीबोगरीब लॉजिक देते हैं कि अगर उनके पास अच्छा ओहदा है तो कहते हैं कि अगर मैं अल्कोहलिक होता तो फिर मैं ग्रेड 21 का अफसर कैसे होता, अगर मैं अल्कोहलिक होता तो मैं PhD या मैं प्रोफेसर कैसे होता, अगर मैं अल्कोहलिक होता तो मैं महीने के इतने लाखों रुपए कैसे कमाता। तो मैं आपको बताता हूँ, हाई फंक्शनिंग अल्कोहल भी होते हैं, अगरचे ये टर्म वो खुद इस्तेमाल करते हैं। हमारे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता उनका फंक्शन डिक्लाइन कर रहा होता है, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले से कुछ मकाम बनाया होता है और उसकी कोस्टिंग चल रही होती है। जैसे कोई आप साइकिल चलाते हैं, कुछ पैडलिंग करते हैं, तो उसके बाद आप पैडलिंग नहीं भी करते तो साइकिल चलती रहती है। सो इस तरह जो लोग अपनी ज़िंदगी में मकाम बना चुके होते हैं तो वो अपनी बुढ़ापे की उम्र को इससे ख़राब कर लेते हैं, और जिन लोगों ने अभी मकाम बनाया ही नहीं होता, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, वो कुछ बनने से पहले ही बिखर जाते हैं। सो जहाँ हम नशे की बीमारी के बारे में आगाही देते हैं वहाँ हमें ये आगाही देने की भी ज़रूरत है कि अहले खाना की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्योंकि वालिदैन से तवक्को रखी जाती है कि वो अपने औलाद को नशे की बीमारी से बचा लें, क्योंकि एक बदतरीन अंदाजे के मुताबिक ये बहुत बदकिस्मती की बात है जो मैं करने लगा हूँ कि आने वाले 5-6 सालों में हर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को संजीदगी से एडिक्शन का या अल्कोहलिज्म का ख़तरा होगा। बचेंगे वो
जिनके वालिदैन उनको बचाएंगे, कोई हिफाजती टीके लगाएंगे या उनके साथ इस बारे में बात करेंगे या उनके साथ ऐसा कोई डायलॉग करेंगे कि जिसके नतीजे में उनके बच्चे जो हैं वो मोहतात हो जाएंगे, वो ऐसे लोगों के साए से भी डरेंगे जो उन्हें ड्रग्स की दावत दे सकते हैं। क्योंकि आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो क्या है बुनियादी मकसद उसका, सिवाय तालीम के। लेकिन अगर आप कैफेटेरिया में या ऐसे लोगों से सोशलाइज करते हैं और अगर आप सोशलाइज करेंगे तो वो आपको दावत भी ज़रूर देंगे और आप एक दिन वो दावत ज़रूर कबूल करेंगे। क्योंकि जब फेमिलियर लोग, जब दोस्त नज़र आने वाले लोग कोई बात बार बार कहते हैं तो इनकार बहुत मुश्किल होता है, इंसान गलिबल होता है। सो वालिदैन के ऊपर बड़ी कड़ी जिम्मेदारी आती है। फिर बीवी या खामद के ऊपर एक दूसरे की जिम्मेदारी आती है। जैसे वालिदैन अपने बच्चों की फलाह व बहबूद के ज़िम्मेदार होते हैं तो बीवी और खामद भी एक दूसरे की फलाह व बहबूद के ज़िम्मेदार होते हैं। वो एक दूसरे को तंग करने के लिए नहीं होते बल्कि एक दूसरे की ज़िंदगी को संवारने और सुधारने के लिए होते हैं। और ऐसा तब मुमकिन होता है कि जब हम केयरिंग इनफ हों कि दूसरे को मुसीबत में पड़ने का इंतज़ार न करें बल्कि बर वक्त लोगों को इंस्पायर करें और अपनी मोहब्बत से और अपनी चाहत से और अपनी दानाई से लोगों को लीड करें अच्छी ज़िंदगी की तरफ। मैं सामने आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सर, एक तो मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं कि वालिदैन के ऊपर भी जिम्मेदारी है या स्पाउस की भी एक जिम्मेदारी बनती है, तो समटाइम्स इस जिम्मेदारी को भी पेरेंट्स गलत तरीके से परसीव करके को डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमने ही अब इसको ठीक करना है, तो कंट्रोलिंग वाला फैक्टर बाज़ औक़ात उसमें भी आ जाता है। एक और सवाल मेरा था कि आपने इसमें एक पहलू ज़रा ज़हन में रखना चाहिए कि जब भी कोई फैमिली मेम्बर एडिक्शन में या अल्कोहलिज्म में मुब्तला होता है तो जहाँ वो ड्रग्स को इंजॉय करता है या उसका मज़ा लेता है तो नशे के इस्तेमाल से जो तकलीफ़ें उभरती हैं इसका भी हकदार वो बेहतरीन वही है। क्योंकि वो वाहिद बंदा है जो उन तकलीफ़ों से बेइंतहा फ़ायदा उठा सकता है जो नशा करने से होती है। क्योंकि वो नाप तोल कर सकता है कि उसकी ज़िंदगी में मज़ा ज़्यादा है या तकलीफ़ें ज़्यादा है। क्योंकि अगर नशे का मज़ा उसको मिलता रहे और नशे की तकलीफ़ें घर वाले आपस में बांट लें या दोस्त अहबाब आपस में बांट लें तो फिर इसका मतलब यह है कि वो ये काम धंधा छोड़ेगा नहीं। इंसान के वादे इरादे कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता नहीं होते, लेकिन इंसान का जो तजर्बा होता है, अब आप किसी मोटरसाइकिल वाले के करीब जाते हुए थोड़ा डरेंगे क्योंकि आपका तजर्बा है कि ये मोटरसाइकिल वाले जो है बावरोले होते हैं और ये कभी ना कभी आके तो गाड़ी को टकरा जाते हैं। सो जब भी हम किसी नेगेटिव कंसिक्वेंस में से गुजरते हैं तो इससे अच्छा लर्निंग का कोई और तरीका नहीं होता माँ सवा कि कोई दानाई से पहले ही किसी के तजर्बात से फ़ायदा उठाना शुरू कर दे। सो ये जो एक घरों में होता है ना कि सिर्फ वादा लेके छोड़ देना, तो इससे कोई मसला हल नहीं होता जब तक कि किसी को अपने किए का कुछ भुगतान ना भुगतना पड़े। क्योंकि ये जब हम मोहब्बत भरे अंदाज में अपने घर वालों को ग्रेस मार्क्स देते हैं या डिस्काउंट देते हैं या एहतसाब नहीं करते और हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये हमारा प्यारा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा, तो पनीर की तरह वो आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ जाता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।
सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि हर कोई को डिपेंडेंट नहीं बनता, कुछ खास लोग भी होते हैं, जैसे घर में भी हम देखते हैं जब पेशेंट्स की फैमिलीज को, तो फैमिली मेंबर सारे के सारे उतने अफेक्टेड नहीं होते, कुछ खास लोग हैं जैसे मदर है या कुछ या फादर है या वाइफ है, वो ज़्यादा को डिपेंडेंट नज़र आते हैं। तो क्या हम पहचान सकते हैं कोई ख़ास कोई पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं ऐसे लोगों के जो को डिपेंडेंट होने के रिस्क पे होते हैं? देखिए कुछ लोग तो बाकायदा ऐसे पेशों से मुंसलिक हो जाते हैं जिसमें वो लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है अपनी कोडिपेंडेंस से बचने का, क्योंकि ये कोडिपेंडेंस जेनेटिक कंटेंट भी इसमें होता है। और अगर कोई ऐसे पेशों से मुंसलिक हो जाता है जिसमें वो लोगों की मदद करता है और उनको तकलीफ़ों से बचाता है, जैसे डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या सोशल वर्कर या दीगर ऐसे बहुत सारे पेशे हैं जिसमें आप लोगों की ज़िंदगी संवारने में उनकी मदद देते हैं, ग्रूमिंग के पेशे हैं, मोटिवेशनल लीडर्स हैं या कोई ट्रेनर्स हैं, तो इस तरह के शोबों में अगर वो चले जाएं तो उनकी यही सलाहियत जो कि उनको डुबो सकती थी वो उनके लिए वो 4 चांद उनको लग जाएंगे। अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर दूसरों की खिदमत का जज्बा है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि आप में दूसरों की खिदमत का जज्बा है और आप मुफ्त में जाके खिदमत कर रहे हैं, नहीं। दुनिया में जब आप मुआवजा लेके किसी की खिदमत भी करते हैं तो वो भी खिदमत ही होती है। अगर एक बच्चा कहीं बैठा है, लोगों के बूट पॉलिश कर रहा है और लोग उसे 20 रुपए या 30 रुपए दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खिदमत नहीं कर रहा। या कोई डॉक्टर है जिसे फ़ीस दे के लोग अपना इलाज मुआवजा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खिदमत नहीं कर रहा। खिदमत जज्बे का नाम है, खिदमत उस नीयत का नाम है जो करके बंदा आगे बढ़ रहा होता है। और सर उन्होंने जो पेशेवराना खिदमत है ये हमेशा सुपीरियर रही है ऐसी खिदमत के जिसका कोई प्रोफेशनल स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे अगर हम किसी लंगर से कोई दाल रोटी लेते हैं तो उसकी क्वालिटी के बारे में हम हक भी नहीं रखते कि कोई राय दे सके, लेकिन अगर हम मैकडॉनल्ड्स से कुछ बाय करते हैं तो हम डिज़र्व भी करते हैं और मुआवजे की वजह से वो भी कॉन्शियस होते हैं कि वो भी रिजल्ट्स को डिलीवर करें। तो जो पेशा वराना खिदमत हैं इसमें नताइज का ख्याल, कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल रखा जाता है और इससे भी कोडिपेंडेंसी से बचने में मदद ज़रूर मिलती होगी, क्योंकि कोडिपेंडेंसी में नताइज का ख्याल नहीं होता, बल्कि आज की कोशिश, आज की आनिया जानिया, आज का जुनून ही छा जाता है। बाज़ औक़ात तो कोडिपेंडेंस में लोग इस कदर जुनूनी हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द नीडी किस्म के लोग मौजूद हों। वो चाहते हैं कि कोई हो जिसके लिए वो अपने अमन, चैन और आराम और सुकून को तबाह कर सकें। मुझे याद है एक मेरे क्लाइंट थे जो कोडिपेंडेंस में उनके अंदर जज्बे इतने ज़्यादा थे कि एक दिन मुझे कहते हैं कि मेरा बहुत दिल करता है कि वो वक्त आए जब आप बहुत बूढ़े हो जाएं और आप बिस्तर से उठ ना सकें और आपके हाथ पांव बिल्कुल जवाब दे जाएं तो मैं आपकी खिदमत करूं। मैं कहा भाई मेहरबानी फरमाओ, आप इस तरह के मंसूबे ना बनाओ, क्योंकि इस कायनात में लोगों के मंसूबे जो हैं वो अक्सर कामयाब हो जाते हैं, पैशनेट किस्म के मंसूबे। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद करें और मेरे लिए दुआगो रहें कि मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिशें करता रहूं। लोग जो हैं वो अपने मन के अंदर जो ऊंचा मकाम हासिल करना चाहते हैं तो उसके 100 तरीके हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप आफत ज़दा और मुसीबत ज़दा और डिसफंक्शनल और अंडर फंक्शनल लोगों की तलाश में रहें। और बहुत से मुआशरे में आप अगर गौर से देखें तो मुआशरे में बहुत से लोग हैं जिनको यही लोग कोडिपेंडेंट लोग काम करने नहीं देते, क्योंकि वो उन्हें मुफ्त में जो चीज़ें मिल जाती हैं तो वो उन्हें क्यों ख़रीदेंगे। अब देखिए रिसेंटली हमारे शहर में जगह जगह जो लंगर हैं, सुबह दोपहर शाम आप मुफ्त खाना खा सकते हैं। लोग घंटों पहले आके वहाँ इंतज़ार करते हैं कि कब किसी वैन में खाना आएगा और वो उसे खाएंगे, और वो कोई काम काज नहीं करते। इसी तरह बेकारी हैं तो वो इस वजह से बेकारी हैं कि लोग उन्हें भीख देते हैं, लोग उन्हें परवान चढ़ाते हैं, लोग उनके साथ इस किस्म के तावन करते हैं।
इसी तरह फिर बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे पेशे अपनाए होते हैं जिसमें वो लोगों की मदद करते हैं, फिर वो फंडिंग लेते हैं, चंदा लेते हैं, उस चंदे में से अपनी गुजर बसर भी करते हैं, और उन बच्चों को जो कि लावारिस बच्चे होते हैं या जो बच्चे अंडर प्रिविलेज क्लास से होते हैं, जो ख़वातीन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, तो उनकी मदद के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और अनकॉन्शियसली कहीं इससे ये मकसद भी होता है कि हमारे महान होने का तासर भी उभरता रहे और हमारे गुजर बसर भी चलती रहे। आप अक्सर ऐसे लोगों को किसी प्रोफेशन से मुंसलिक नहीं देखेंगे, माजी में चाहे वो बहुत कारनामे अंजाम देते रहे हों, लेकिन अगर आप पूछेंगे कि आपकी गुजर बसर कैसे होती है, आपका काफ़ी अच्छा बड़ा लेविश लाइफस्टाइल है, तो वो माजी का कोई ऐसा किस्सा सुनाएंगे जब वो काम किया करते थे और उससे वो कमाया करते थे। तो बहुत लोग हैं जो कभी क्रिकेटर होते थे, अब वो उनका काम धंधा ऐसे चलता है। बहुत से हैं जो गुलकार होते थे, तो उनका काम धंधा ऐसे चलता है कि वो लोगों की मदद करते हैं और उस मदद के लिए वो कहीं से फंडिंग लेते हैं। इंटरनेशनल NGOs हैं, लेकिन दुनिया के मॉडर्न जो ममालिक हैं उनमें यह धंधा ख़त्म हो गया। मतलब अमेरिका में अब यह धंधा बिल्कुल नहीं है, कोई NGO रजिस्टर्ड नहीं होगी। UK में भी बहुत सारी सहूलतें जो पहले दी जाती थी वो ख़त्म कर दी गई हैं कि लोगों को ज़िम्मेदार बनाना मकसूद है, और लोगों को ज़िम्मेदार बनाने का मतलब है कि उन्हें ज़िम्मेदारी दे दी जाए, उनकी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ना उठाई जाए। हाँ, आप किसी की मदद कर सकते हैं किसी का छाबा उठाते हुए, लेकिन अगर छाबा उठाते उठाते थोड़ी देर के बाद छाबा आपके सर पे हो तो इसको हम फिर रोगी होना कहते हैं। सोसाइटी रीइंफोर्स नहीं करती रोगीपन को। मतलब एक अच्छी बीवी तभी कहलाती है जब वो रात को सोए ना, 2:30 बजे आकर हस्बैंड चाहे अंडर द इन्फ्लुएंस है उसका ख्याल रखा जाए, तो ही वो कहा जाएगा कि नहीं ही इज अ वेरी गुड वाइफ। देखिए, इसकी जड़ें माजी में हैं, क्योंकि माजी में इंसानों के पास कारनामे करने की कोई बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं थी। अगर आप 100 साल पहले, 200 साल पहले या 1000 साल पहले या 2000 साल पहले देखें तो कितना स्कोप था इंसानों के पास कि कोई कहे वाजी क्या बात है। मतलब उस वक्त इंसानों की तारीफ सिर्फ इस पहलू से होती थी कि वो दूसरों की मदद करते हैं। और 5000 साल पहले तो मेरे ख्याल में उस वक्त तो कोई IT में काम करने वाले लोग नहीं होंगे, या उस वक्त तो कोई डॉक्टर नहीं होंगे, या इंजीनियर नहीं होंगे, या लॉयर्स नहीं होंगे, या पुलिस में नहीं होंगे। तो कोई भी प्रोफेशन जब नहीं होता था तो इंसान अपना बड़ापन कैसे जाहिर करते थे? वो बड़ापन जाहिर करते थे कि अपने लिए जीना तो कोई जीना नहीं है, जीना तो वो है जो दूसरों के लिए होता है। अच्छा, मैं ज़्यादा ना मेरा मुंह खुलवाएं, लोग समझते हैं कि पता नहीं मैं क्या बातें कर रहा हूँ, लेकिन साइंस इन बातों को पूरी तरह सपोर्ट करती है। तो मैं कहे बगैर रह भी नहीं सकता। बाज़ का सोशल मीडिया पे लोग काफ़ी तारीफ भी करने लगते हैं, तो उससे ज़रा गुस्सा कर जाते हैं। हाँ, गुस्सा तो सर, एक भिखारी था ना, तो उसने कहा कि 10 रुपए का सवाल है बाबा। तो एक साहब थे, उन्होंने कहा पूछो कुछ सवाल, शायद मैंने आंदो 10 रुपए दे दे। ये है सियाने लोग, ये है सियाने लोग। तो मैं आपको बताऊं कि ये समझना कि दूसरा बंदा कमतर है मुनासिब बात नहीं है। ये समझना कि दूसरा बंदा मोहताज है बहुत बुरी बात है। ये समझना कि दूसरा बंदा अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, ये समझना कि दूसरे बंदे का कोई पुर्जा कम है, ये आपके अंदर कोई खलल हो सकता है। दूसरे लोगों के बारे में मेरा जो गुमान है वो बहुत मुस्बत है। तो मैं लोगों को देखता हूँ तो मेरे जहन में आइडियाज़ फूटने शुरू हो जाते हैं। मैं उनको कहता हूँ अच्छा आप ये कर लें, जो मेरे साथ काम करते हैं, तो मेरे जहन में इतने नफीस आइडियाज़ आते हैं कि उन्हें खुद पता नहीं होता मेरे साथ काम करने वालों को। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप ये कर सकते हैं, और वो हैरान होकर मेरी तरफ देखते हैं। तो मैं इतना खुशगुमान हूँ दूसरे इंसानों के बारे में कि वो सरवाइव कर सकते हैं, वो आपके साथ जुड़वा नहीं है। इवन जुड़वा भाई को भी अपनी ज़िंदगी खुद से गुजारना पड़ती है। सो जब आप दूसरे इंसानों पर नज़र डालें तो उन्हें कमतर, गरीब या मजबूर या कमअकल, मरहूने मिन्नत या बेकार न समझें, बल्कि आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने जैसे आपको गुण दिए हैं और इस दुनिया में भेजा है, तो जिसको भी अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है और इंसानों के नरगे में भेजा है, तो समझें कि अल्लाह ताला तो
उसमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता होगा कि ये मेरा इंसान भी दुनिया में जाके तो कुछ करेगा, ये मेरी दुनिया को पहले से खूबसूरत बनाएगा। क्योंकि देखें ना, अल्लाह की इस दुनिया को अल्लाह इंसानों के ज़रिए खूबसूरत बना रहा है ना। ये दुनिया दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, खूबसूरत होती जा रही है, और इसके बेहतर होने और खूबसूरत होने की रफ्तार तेज़ होती चली जा रही है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इतना आला दिमाग दिया है, और फिर अल्लाह ताला कहता है कि जो तुम करोगे वही उसका तुम्हें नतीजा या उसका हासिल तुम्हें होगा। लैसल इंसान इल्ला मा सा। तो अल्लाह ताला तो कहता है कि तुम्हारे लिए बस वही है कि जो तुम करोगे। तो हमें भी दूसरे इंसानों पे इस तरह की खुशगुमानी रखनी चाहिए, बशर्ते कि हम उन्हें मौका दें तो जल्द या हो सकता है बदेर वो मोटिवेट हो जाए और अपने लिए कुछ करना शुरू कर दें। क्योंकि जब उन्हें एंग्जाइटी होगी तो वो ज़रूर अपने आप को तब्दील करेंगे। मैं अक्सर एक कुछ टर्मिनोलॉजीज़ में बनाता रहता हूँ ताकि बात समझने में ज़रा आसानी हो। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो ज़्यादा मसाइल हैं वो इंसान के बटक्स की वजह से हैं। एक्सक्यूज मी। क्योंकि ये उसको उठने नहीं देते। यानी जितनी भी टाल मटोल है, जितनी भी सुस्ती है, लोगों को प्यास लगी होती है, मजाल है हिल जाए। लोगों ने बाथरूम जाना है, बिल्कुल नहीं जाएंगे। सो अगर बटक्स पे ज्यादा भरोसा करना छोड़ दें और ये जो कुशन अल्लाह ने बनाए हैं इसका कोई नाजायज इस्तेमाल ना करें, ओवर यूज ना करें, ओवर यूज ना करें, इस कंफर्ट लेवल में से निकले। अगर कोई चलता फिरता रहे इंसान तो वो टाल मटोल नहीं करता। वो हमेशा उसके ज़हन में जो ख्याल आता है तो वो उठ खड़ा होता है, क्योंकि हर काम में कुछ ना कुछ मैकेनिकल पार्ट होता है। यानी आप जो भी काम करना चाहेंगे उस काम के शुरू में ख़ास तौर पर कोई ना कोई मैकेनिकल पार्ट होगा, कोई मूवमेंट का पार्ट होगा। और अगर कोई बंदा इस बारे में मुश्किल महसूस नहीं करता कि वो बैठा हुआ है और उठ के खड़ा हो जाता है और किसी और चल पड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि यही वो बंदा है जो ज़िंदगी में खुद कफील होता है, यही वो बंदा है जो कारनामे करता है, और यही वो बंदा है जो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये प्रोक्रेस्टिनेट करने की है। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन बटक्स सोल्यूशन। तो नेक्स्ट टाइम कोई अगर आपको कहे या हमें कहीं पे भी कहते हैं ना तशरीफ रखें, तो तशरीफ रखने के बाद तशरीफ ये से उठ जो भी खड़े। तशरीफ है ना, ये इसके बारे में आपका जो दो तरफा रवैया है कि इसे आप रख भी सकें और इसे आप उठा भी सकें। यानी अगर आप तशरीफ रख के जो है भूल गए हैं और आपको अब बड़ी मुश्किलात हो रही हैं, तो ये तशरीफ है जिसके बारे में जरा आप गौर गौस करेंगे। कह सकते हैं आपको तशरीफ आवरी का शुक्रिया। जी, ये तशरीफ के बारे में हमें थोड़ा बहुत विजिलेंट होना। मुझे वो आपकी बात, आप अभी थोड़ी देर पहले चंदा जो मांगते हैं उनकी बात ज़हन में आ रही थी और आप खुशगुमानी की बात कर रहे थे, तो किसी ने इसी तरह घर की बेल दी और जाके कहा चंदा, एक खातून निकली, उन्होंने कहा आपको कैसे पता चला मेरा नाम चंदा है। तो खुशगुमानी भी थी। असल आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर, आपने कहा कि केयरिंग और कोडिपेंडेंसी के दरमियान एक बाउंड्री है, अगर आप क्रॉस करते हो तो कोडिपेंडेंसी की तरफ चले जाते हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब मुझे कैसे पता चलेगा या हाउ आई कैन रिकॉग्नाइज कि मैं अब केयरिंग कर रहा हूँ या कोडिपेंडेंसी की तरफ जा रहा हूँ। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जब हम पर धुन सवार होती है किसी की मोहब्बत की या किसी रिश्ते का हमें ख्याल होता है, तो हमें उस वक्त ये नहीं सोच आती कि हम हदें क्रॉस कर रहे हैं। हमें लग रहा होता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उस धुन में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो एतदाल है, हमें कैसे पता चलता है कि चाय 1 चमची चीनी से मीठी होती है या 2 चमची से या 3 चमची से या 4 चमची से? क्या आप लोगों को आपने 5 चमची डालते नहीं देखा? तो ये एक इंसान की विजडम है जो उसे बताती है कि हद कहाँ है। क्योंकि जहां डिस्कम्फर्ट आता है दूसरे के अंदर या हमारे अंदर, तो अल्लाह ताला ने तकलीफ यूं ही पैदा नहीं की। तकलीफ एक मैसेज है, एक अलार्म है, लेकिन तकलीफ आखिर में होती है। हम थोड़ा सा सोच विचार करें,
तो हमें कबल अज़ वक्त भी पता चल जाता है कि मामलात गलत तरफ जा रहे हैं, और जब हम मामलात को नहीं संभालते तो तकलीफ शुरू हो जाती है। तो जब किसी की मदद करना हमारे लिए प्लेयरेबल ना रहे, जब हम किसी की मदद करें और वापसी में हमें तलखी मिले, वापसी में हमें बातें सुनने को मिले, वापसी में हमारा रिलेशनशिप खराब हो रहा हो, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम हदों को क्रॉस कर रहे हैं। जब आपको हर वक्त ये धड़का रहे कि कोई आपको कहीं छोड़ ना जाए, कोई आपसे मोहब्बत करना तर्क ना कर दे, कोई आपके बारे में मनफी सोचना रखना शुरू कर दे, जब आप वो सोचने लगें जो कि लोगों ने सोचना है, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? तो बेहतर है कि आप वो सोचें जो आपने सोचना है। सो आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है। आप जिसे वर्क जर्नलिंग कहते हैं, जो हमारे यहाँ विलिंग वेज में होती है, कि हर कोई अपना ट्रैक रखता है कि वो क्या काम कर रहा है डेली बेसिस पे। तो अगर हम वर्क जर्नलिंग करें अपने घरों में, रिलेशनशिप जर्नलिंग करें, या लोगों के लिए जो हम लेन देन करते हैं मदद का, ये लेन देन होता है। देयर इज़ नो फ्री मील। देखिए, दुनिया की सबसे जो तरक्की याफ्ता कौम है, वहाँ ये मुहावरा आपको कसरत से सुनने को मिलेगा, देयर इज़ नो फ्री मील। वहाँ तो कोई फ्री चैनल भी नहीं देखा जाता, कोई मुफ्त का चैनल नहीं होता। यहाँ तो आप मुफ्त के चैनल देखते हैं, वो घर आपके केबल लगा के जाते हैं, कोई पैसे भी फिर आप ना दें तो कोई माइंड नहीं करते। तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे शुगल जारी हैं जो हमारी पसमानदगी का बायस है। हमें लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करनी है, यानी दे शुड बी एबल टू मेक ए रिस्पॉन्स। जब हम दूसरों के रिस्पॉन्स खुद करने लगते हैं, यहाँ मेरे एक दोस्त हैं, एक दिन कह रहे थे मेरा दिल करता है मैं इतना कमाऊं, इतना हालात को बेहतर बना दूं कि मेरा बेटा सारी उम्र एक तख्त पे बैठ के तो एंजॉय करे। तो मैंने कहा कि खुदारा ये जुल्म ना कीजिएगा, आपके अब्बा ने हमेशा आपको वर्क की तरफ भेजा, जिसकी वजह से आज आप इतनी ज़बरदस्त कामयाबियों के हामिल हैं। कहते बस मेरा प्यार है जो मुझे ये कहता। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने प्यार को भी लगाम देने की ज़रूरत है, सिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने प्यार को लगाम देना शुरू करते हैं तो कोडिपेंडेंसी के खतरात से बचते हैं। अब प्यार को लगाम देना ये एक जज्बा है जो इंसानों का हुस्न है। इंसान है जो इंसानों से प्यार करते हैं, लेकिन ये प्यार का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जब प्यार भी बीमार हो जाता है तो फिर हम सबको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। मेरे ख्याल आज के प्रोग्राम में हमने कोडिपेंडेंसी पे काफ़ी बात की, और रोड टू रिकवरी फ्रॉम कोडिपेंडेंसी जो है हमने सारा उसी को डिस्कस किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।